हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 की स्पेशल रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें आज हम आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ कराने वाले हैं। आज हम आपके लिए वन लाइनर 150 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। आज के क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर फास्ट रिविजन यहाँ पर कराने वाले हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका एग्जाम भी नज़दीकी आने वाले हैं। तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाए उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 150 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। वहाँ पर हम आपको डिटेल से हिंदी साहित्य वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। अगर हम यहाँ पर देखें, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई, पाणिनि द्वारा की गई। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम आदि कवयित्री किसे माना जाता है। तो हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। तो मीराबाई की अगर रचना की बात करें, नरसिंह जी का मायरा, इन्हीं की रचना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि आधुनिक 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 युग की आधुनिक युग की आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। तो महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आप ये भी नोट करते चलेगा। हिंदी की प्रथम आदि कवयित्री किसे कहा गया है, मीराबाई को कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। अगर हम यहाँ पर देखें, सरस्वती पत्रिका के जो यशस्वी संपादक रहे हैं वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर हुआ है, वो भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। और एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में, जिसका संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक ये क्या रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। आप ये भी नोट करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, प्रिय परिवास को माना जाता है। और किसके द्वारा लिखा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा इसकी रचना की गई। अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें तो इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी किसे कहा गया है, महाकवि किसे कहा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट इनका उपन्यास रहा है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो इस्तवार द ला लिटरेतु एंदु हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और इसका रचनाकार है गारसा द तासी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है, तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी क्या है, प्रथम ग्रंथकार है। अभी भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। कभी कभी विधाओं से भी रचना पूछे जाते हैं कि कविता विधा से है, संस्मरण से, या कहानी से, या उपन्यास से। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है, तो यह क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। उपन्यास विधा की क्या है, रचना है। तो ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास, यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पूछा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, प्रिय प्रवास माना जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, यहाँ पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। आप ये भी नोट करते चलेगा। छायावाद के प्रवर्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद क्या माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो कई कई विद्वानों ने अलग अलग को क्या माना, छयवाद का प्रवर्तक माना है। लेकिन अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो छयवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है झरना, झरना आंसू, झरना आंसू, लहर, लहर कामायनी, तितली कंकाल, ये सभी महत्वपूर्ण रचना किसकी रही है, जयशंकर प्रसाद की रही है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। अगर हम मुल्ला दाऊद की रचना की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी चंदायन, चंदायन आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम, यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है, हिंदी के प्रथम साहित्यकार है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। आगे बढ़ जाते हैं। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर मोस्ट इंपोर्टेंट कविता रही है, किसकी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या रही है, कविता रही है वह तोड़ती पत्थर। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी वह तोड़ती पत्थर। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंसान खां की क्या है, रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती काव्य के रचनाकार की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त क्या है, भारत भारती काव्य के क्या है, रचनाकार है। और भारत भारती कैसी रचना रही है, एक क्रांतिकारी क्या रही है, रचना रही है, जिस पर महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की क्या दी गई, इन्हें उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो भारत भारती पर महात्मा गांधी द्वारा मैथिली शरण गुप्त को क्या दी गई थी, राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई थी। भारत भारती कैसी रचना है, क्रांतिकारी रचना रही है, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं कई बार, तो अज्ञे क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम अज्ञे के पूरे नाम की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाओं की बात करें, हुंकार महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी। रेणुका, ये भी क्या है, इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है रामधारी सिंह दिनकर की। और उर्वशी के लिए क्या मिला, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों का कवि किस कवि को कहा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, मधुबाला मधुशाला ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी किसे माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो अपनी नोटबुक में आप नोट करते हुए चलेगा। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका इस सीरीज से जो हम क्लासेज ले रहे हैं BPSC TR 3.0 के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर ना जाए। तो इसलिए आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कुरुक्षेत्र रचना, तो यहाँ पर आपको बताना है कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार कौन है। तो कुरुक्षेत्र रचना महत्वपूर्ण रचना रही है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी गज़ल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गज़ल लेखन कार्य प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो अगर हम हिंदी में गज़ल लेखन कार्य की बात करें तो ये प्रारंभ किया गया दुष्यंत कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा गया है। तो अपभ्रंश का महाकवि आपको बताना है, अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा गया है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि कहा गया है। तो स्वयंभू की रचना की बात करें, पयूम चरियो किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
हिंदी नई चाल में ढली किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है। कब कहा गया? 1873 में कथन कहा गया कि हिंदी नई चाल में ढली। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इन्हें प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, रंगमंच का जनक, प्रथम पत्रकार किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। अगर हम इनकी बात करें, बंदर सभा, वक्र विलाप, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, महत्वपूर्ण रचनाएं रही है इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इन्हें जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? इन्हें भारतेंदु युग का जनक भी किसे माना जाता है? इन्हें ही माना जाता है। और इन्हें हिंदी गद्य का पितामह भी इन्हें ही कहा जाता है। हिंदी गद्य का पितामह भी किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण भी किसके नाम पर हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही हुआ। तो यहाँ पे भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है। तो ये महत्वपूर्ण पत्रिका रही है आनंद कादम्बनी। तो इसके संस्थापक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? आचार्य हेमचंद। आचार्य हेमचंद्र क्या है? शब्दानुशासन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा? तो सरहप्पा को माना गया है। तो आप ये भी देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पयूम चरियू। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है पयूम चरियू। ये इसके रचनाकार कौन है? स्वयंभू। तो पयूम चरियू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य रहा है, किसका रहा है? महाकाव्य। तो ये महाकाव्य किसका है? तुलसीदास का महाकाव्य रहा है। और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने कांड है। तो यहाँ पर देखें तो 7 इसमें कांड है। 7 कांड है। तो 7 कांड के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड है। तो यहाँ पर आपके 7 कांड है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये क्या माने जाते हैं? ये क्या है? रामचरितमानस में क्या है? 7 कांड है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महाकाव्य किसका है? तुलसीदास द्वारा रचित है महाकाव्य। तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ रही है। तो आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ रही है। तो ये तुलसीदास द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। और एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है द्विवेदी युग में। और अगर हम देखें तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है इन्होंने द्विवेदी युग में, वो 1903 से 1920 तक क्या रहे हैं? 1920 तक सरस्वती पत्रिका के क्या रहे? संपादक भी रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप ये भी नोट करते चलेगा। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो अगर हम देखें रंगभूमि जो उपन्यास रहा है वो किसका रहा है? मुंशी प्रेमचंद का रहा है। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाओं की बात करें, पंच परमेश्वर, कफन, गोदान, गबन, गोदान, ये सभी किसकी रचना रही है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं रही है। ईदगाह, ये भी किसकी महत्वपूर्ण कविता रही है। ईदगाह भी किसकी कहानी है? महत्वपूर्ण। ये भी मुंशी प्रेमचंद की ये भी रचनाएं है। कफन, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ये किसकी रचनाएं है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकर अंग अंग बात समानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ है। आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? रैदास द्वारा लिखी गई है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकर अंग अंग बात समानी। ये पंक्तियाँ किसकी है? रैदास द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, मधुशाला रचना के रचनाकार कौन है? अगर हम मधुशाला की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार है। क्या भूलू क्या याद करूँ, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और इन्हें
हालावाद का क्या कहा जाता है, प्रवर्तक भी किसे माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को ही माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तार सप्तक के संस्थापक कौन है। अगर हम यहाँ पर देखें तार सप्तक के जो संस्थापक है वो कौन है, अज्ञे जी है। इनके पूरे नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका क्या है पूरा नाम है। और तार सप्तक के क्या माने जाते हैं, संस्थापक भी माने जाते हैं अज्ञे जी। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड क्या है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, पंडित जुगल किशोर द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मेजय का नागयज्ञ, आपको यहाँ पर बताना है जन्मेजय का नागयज्ञ कृति किसकी है। अगर हम देखें तो जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति रही है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना रही है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू लहर झरना, ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी रही है, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं रही है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता, यहाँ पर आपको बताना है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, तो सदल मिश्र क्या है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला की प्रथम कविता कौन सी है। तो निराला की प्रथम कविता की बात करें, जूही की कली क्या है, इनकी प्रथम कविता है। और इसकी रचना कब की गई, 1916 में किसके द्वारा की गई, निराला द्वारा की गई। आगे बढ़ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद की जो छायावादी कृति रही है वो झरना रही है। और झरना से ही क्या माना जाता है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। छायावाद युग का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है, जो 1918 की रचना रही है। तो छायावाद का जो प्रारंभ माना गया है वो 1918 से माना गया है, झरना कृति से। और युगांत रचना से क्या माना गया है, युगांत रचना से क्या माना गया है, छायावाद का अंत माना गया है। छायावाद का अंत किस रचना से माना गया है, युगांत से माना गया है। और प्रारंभ किस रचना से माना गया है, छायावाद का झरना कृति से माना गया है। आप ये भी नोट करते चलेगा। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी काव्य कृति रही है वो रही है झरना। आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रथम कड़वकबद्ध जो रचना रही है अपभ्रंश की वो रही है पयुम चर्यू, इसका रचनाकार है स्वयंभू। अगर हम कड़वक शैली की बात करें तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम क्या आता है, इस शैली के अंतर्गत आता है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो इसकी जो अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना रही है वो रही है पयुम चर्यू। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य रहा है वो रहा रामचरितमानस। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए, तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के। अगर हम यहाँ पर देखें तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, निर्गुण और सगुण। अगर हम देखें तो भक्ति काल को 2 काव्य धारा में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया, निर्गुण और सगुण। अगर हम निर्गुण की बात करें, निर्गुण को भी 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि आते हैं वे आते हैं कबीरदास। और इनकी महत्वपूर्ण रचना रही बीजक। आप ये भी नोट करते चलेगा। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी की जो रचना रही पद्मावत। तो आप ये भी नोट करते चलेगा। अगर हम सगुण भक्ति शाखा की बात करें तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन आता है, तुलसीदास जी आते हैं। और इनका जो महाकाव्य रहा है वो रहा है रामचरितमानस। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं, सूरदास जी आते हैं।
और इनके द्वारा लिखा गया सूर सागर महत्वपूर्ण रचना रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कबीरदास जी आते हैं, उनकी रचना जो रही है महत्वपूर्ण बीजक। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं? जयसी आते हैं, जिनकी जो महाकाव्य रहा है वो रहा पद्मावत। आप ये भी नोट करते चलेगा। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो काव्य धारा आती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं, जिनका महाकाव्य रहा है रामचरितमानस। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं सूरदास जी, जिनका जो काव्य रहा है वो रहा है सूर सागर। आप ये भी नोट करते चलेगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाएं आती है। तो अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राम भक्ति काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध जो काव्य रहा है वो कौन सा रहा है? रामचरितमानस रहा है। आप ये नोट करते चलेगा। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध जो काव्य रहा है वो क्या है? सूर सागर, जिसके रचना का कौन है? सूरदास जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो अगर हम देखें रस विवेचन को पहली बार जो मनोविज्ञान आधार प्रदान किया गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किया गया। अगर हम यहाँ पर देखें हिंदी काव्य में जो बारहमासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया बिसलदेव रासों में। और बिसलदेव रासों किसके द्वारा रचित है? नरपति नाले के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की जो कवि की प्रथम रचना रही है वो क्या है? संदेश रासक। नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो अगर हम हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की बात करें, इंदुमती। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, जिसके रचनाकार है किशोरी लाल। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ। हमने पंक्तियों से भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स। तो जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज हमने वे सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम और भी सुधार कर सकें। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ रही है कि केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? भारत भारती से ली गई है, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती एक क्रांतिकारी रचना रही है और भारत भारती पर ही मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। तो किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। मीराबाई की उपासना क्या थी? ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास की उपासना क्या थी, तुलसीदास की क्या थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मीराबाई की उपासना कैसी थी, यानी कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, यानी कि मीराबाई भक्ति किस प्रकार से किया करती थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो मीराबाई की उपासना कैसी थी? माधुर्य भाव की क्या थी इनकी उपासना थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। तो अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल को रीतिकाल ही शुक्ल द्वारा क्या कहा गया? रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा गया। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा इसे कलाकाल कहा गया है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। रामकुमार वर्मा ने इसे कलाकाल कहा है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो विद्यापति की अगर रचनाओं की बात करें, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? विद्यापति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा गालिब शासन के दरबारी कवि थे। यहाँ पर आपको बताना है कि मिर्जा गालिब के शासन के दरबारी कवि कौन थे? तो बहादुर शाह जफर क्या थे? मिर्जा गालिब शासन के क्या थे? दरबारी कवि थे। अभी भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको यहाँ पर बताना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया। तो आपको बताना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या कहा गया है? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। वही अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? इसे बीज वपन काल कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीज वपन काल। बीज वपन काल किसके द्वारा कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या कहा गया है? बीज वपन काल कहा गया है आदिकाल को। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। चारण काल किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। संधि या चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो आप ये भी नोट करते चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीजवपन काल कहा है। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से क्या कहा है? वीरगाथा काल का है। तो आप ये भी नोट करते चलेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने से क्या कहा है? चारण काल का है। और क्या मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल का है आदिकाल को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि किस रचना में जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। तो किस रचना में मिलता है? तो ये राठौड़ी री ख्यात कृति में क्या मिलता है? जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि के द्वारा किया गया है? तो बिहारी के द्वारा किया गया है। और इनके द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई? बिहारी के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ जाते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्तियाँ रही है और आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? यशोधरा से ये पंक्तियाँ ली गई है। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्तियाँ यशोधरा इनकी कृति से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। आगे बढ़ जाते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रचना किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रचना किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। किसकी है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपको बताना है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं में आपको यहाँ पर आपको देशभक्ति से ओतप्रोत इनकी रचना यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट रही है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसे दी थी? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी? तो सुंदरदास को मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या दी थी? महाकवि राय की पदवी दी थी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है कठिन काव्य का प्रेत। तो यहाँ पर आपको बताना है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशवदास को। आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें, नीरजा निहार, गिल्लू, नीलकंठ, ये सभी किसकी? सांदे गीत, रश्मि, ये सभी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है।
आगे बढ़ जाते हैं। कथा सम्राट या कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कथा सम्राट या कलम का सिपाही किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट या कलम का सिपाही कहा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें, सेवा सदन, रंगभूमि, इनकी पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है किसकी? प्रेमचंद की। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां रही है, आपको बताना है ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर लगा सकते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्तियाँ पुष्प की अभिलाषा से ली गई है और किसके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है और कई बार एग्जाम में पूछी गई। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई है बाबा नागार्जुन के द्वारा कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी थे? ये पंक्तियाँ लिखी है नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है। तो नीलमणि फूकन क्या है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता है। और 2021 के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, असमिया भाषा के लिए इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? तो अगर यहाँ पर देखें, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता है दामोदर मोजा और इन्हें कोंकणी भाषा के लिए 2022 के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। एक कंठ विस्पाई रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है रचना है एक कंठ विस्पाई। ये किसकी रचना है? ये है दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? तो कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया है। तो अगर हम देखें तो कबीर दास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी इनकी। सदुक्कड़ी भाषा किसकी थी? कबीर दास की भाषा क्या मानी जाती है? सदुक्कड़ी भाषा इनकी मानी जाती है। और पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास द्वारा क्या कहा गया है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? वाणी का डिक्टेटर वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? तो ये दिया किसने नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई है कबीरदास जी द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कि भक्ति का विकास तो अचानक बिजली की चमक के समान हुआ है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आप ये भी नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हिंदी का प्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में क्या है? हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय। आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नागपुर में 1975 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी की साहित्यकार महिला।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो महादेवी वर्मा है, और इन्हें किस रचना के लिए मिला, यामा के लिए इन्हें 1982 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो निहार, सांध्य गीत, नीलकंठ, गिल्लू, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। गिल्लू, नीलकंठ, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये सभी किसकी रचनाएं रही, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति ही, ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है। तो ये सूत्र किसका है, ये भरत मुनि का सूत्र है, और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, नाट्यशास्त्र में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट भी नहीं कहा गया है। और कलम का सिपाही भी किसे कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। कलम का सिपाही भी किसे कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं ईदगाह, पंच परमेश्वर, गबन गोदान, ये सभी किसकी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, और इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। आगे बढ़ते हैं। हमारा 84वां क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायको, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसके संकलनकर्ता कौन है। आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार है, वंदे वाणी विनायको। आगे बढ़ जाते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें छायावाद की, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद को क्या कहा है, रहस्यवाद का है। वहीं अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अन्योक्ति पद्धति छायावाद को किसके द्वारा कहा गया है, तो ये छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कांति के समान माना है। क्या माना है, कांति के समान किसके द्वारा माना गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा माना गया है। वहीं अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सौंदर्य की छाया किसके द्वारा कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कहा गया है छायावाद को। आप ये भी नोट करते चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बच्चन सिंह द्वारा छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा गया है। बच्चन सिंह द्वारा स्वच्छंदतावाद कहा गया है छायावाद को। आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। तो मिश्र बंधुओं में ये 3 भाई थे, कौन कौन, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये क्या है, मिश्र बंधु है। इनके द्वारा लिखे गए मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद की रचना किसके द्वारा की गई, इन्हीं के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रही है मिश्र बंधु विनोद। आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। भूषण की पालकी को कंधा देने वाले कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, भूषण की पालकी को कंधा देने वाले कौन थे। तो महाराजा छत्रसाल कौन है, महाराजा छत्रसाल ने क्या दिया था, भूषण की पालकी को कंधा देने वाले क्या थे, राजा थे ये महाराजा छत्रसाल। इन्होंने क्या किया, भूषण की पालकी को क्या दिया था, कंधा दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। तो अगर हम इनके पहले मौलिक नाटक की बात करें, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये क्या है, इनका पहला मौलिक नाटक रहा है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, बकरी विलाप, बंदर सभा इनकी हास्य व्यंग्य रचना रही है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का रंगमंच का जनक, प्रथम नाटककार, निबंधकार, पत्रकार किसे कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। और भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है, भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही हुआ है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है।
तो के भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पंक्तियाँ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों पर व्यंग्य कसते हुए ये पंक्तियाँ लिखी गई कि पहले तो कहते हैं अंग्रेज लोग क्या किया करते थे, सामने से क्या वार किया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, हंस हंस के यानी कि मीठी मीठी बातें बोलकर क्या करते हैं, भारतीयों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यंग्य करते हुए क्या किया है, ये पंक्तियाँ लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा गया है। और हिंदी गद्य का पिता में भी किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा गया है। और रंगमंच का जनक भी नहीं कहा गया, रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा गया। प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार भी किसे कहा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, पंक्तियाँ किसकी है, आपको बताना है कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार इनकी कौन सी रचना रही है। तो आपको बताना है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार कौन सी रचना रही है, तो शिव शंभू का चिट्ठा मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना रही है। तो इनकी प्रसिद्धि का जो मूल आधार रही है, शिव शंभू का चिट्ठा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपको बताना है कि हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है। तो हिंदी गद्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। और आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को रंगमंच का जनक, प्रथम नाटककार, निबंधकार इन्हें क्या माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नए जमाने की मुकरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नए जमाने की मुकरी किसके द्वारा लिखी गई, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या माने जाते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। और इनके द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी लिखा गया। तो आप ये नोट करते चलेंगे, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बताना है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। आप ये भी नोट करते चलिएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो साहित्य समाज का दर्पण है किसके द्वारा कहा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 98वां क्वेश्चन है, कविता कामिनी कांत यानी कि कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, ये उपाधियाँ किसे दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता कामिनी कांत किसे कहा गया है या भारतेंदु प्रगेंदु किसे कहा गया है, हिंदी साहित्य सुधाकर किसे कहा गया है। तो आपको ये बताना है। तो ये किसे कहा गया है, नाथुराम शर्मा शंकर को क्या कहा गया है, ये सभी उपाधियाँ इन्हें दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। राजपूती आन की कथा किस रचना में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजपूती आन की कथा किस रचना में है। तो रंग में भंग रचना रही है मैथिली शरण गुप्त की, उसमें राजपूती आन की कथा की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 100वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है। तो भारत भारती इनकी क्या है, लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत भारती एक कैसी रचना रही है, क्रांतिकारी रचना रही है, और मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर राष्ट्रकवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये कंटेंट पहुँच सके। अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सके। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 101वां क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से रचना किसके द्वारा की गई।
इनके अगर यहाँ पर देखे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कलाधर उपनाम से कौन रचना किया करते थे, तो कलाधर के जो नाम उपनाम से कौन रचना किया करते थे, जयशंकर प्रसाद जी किया करते। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें, कामायनी, कामायनी, झरना, सुलेहर, तितली, तितली, कंकाल, ये सभी महत्वपूर्ण रचना रही है किसकी, जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृति का सुकुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट, कि शेरों की मान में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। आपको बताना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां रही है, आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, कि शेरों की मान में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो ये पंक्तियां लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। इनकी रचना की बात करें, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलू क्या याद करूं, ये सभी किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। चार खेमे 64 खूंटे, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, आपको बताना है कि ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रचना किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, चार खेमे 64 खूंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो ये संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, यहाँ पर बताना है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और माधवी वर्मा, ये क्या माने जाते हैं, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो आप ये भी नोट करते चलिएगा। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं, जैसे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आचार्य भामे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, घरानंद के द्वारा लिखी गई है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है, तो विशिष्टाद्वैत की बात करें, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरों का कैसाओ वसंत, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीरों का कैसाओ वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी रचना रही है झांसी की रानी, झांसी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, ये भी इन्हीं की रचनाएं रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, यहाँ पर आपको बताना है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक है केशव दास। चांद से थोड़ी गप्पे, ये कृति किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की कृति है और शमशेर बहादुर सिंह को ही कवियों का कवि भी कहा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, इनके द्वारा लिखा गया है मेला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या रही है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस और ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार है तुलसीदास और ये अवधी भाषा में महाकाव्य लिखा गया है रामचरितमानस। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, आपने ये पंक्तियाँ सुनी भी होगी कबीर के दोहों में, कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पंक्तियाँ लिखी गई है कबीरदास जी द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा किसे मिला, यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1954 में हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, हिमकिरीटनी भी इन्हीं की रचना है, हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी भी इन्हीं की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यहाँ पर पूछा गया है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग की रचना रही है और ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपने ये गाना भी सुना होगा।
तो आपको बताना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रमुख पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई है मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। अगर मीराबाई की रचना की बात करें, नरसिंह जी का मायरा इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन है, 120वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर कंटेंट लेकर आए हैं, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए। तो हमारा 120वां क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संस्थापक कौन है, संपादक। आपको बताना है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। तो अगर हम हिंदी नवजीवन के संपादक की बात करें, महात्मा गांधी क्या है, हिंदी नवजीवन के संपादक है। अगर महात्मा गांधी की इनकी पुस्तक की बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आप ये भी नोट करते चलेगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें, हिंदी नवजीवन के संपादक भी कौन रहे हैं, महात्मा गांधी जी रहे हैं। आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर लगा के चल सकते हैं। आपको बताना है कि किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस में कहा गया है, चंद्रवरदाई को छवियों का राजा। तो शिव सिंह सरोज में कहा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। एक सेकेंड। अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रवरदाई को छवियों का राजा किस में कहा गया है, शिव सिंह सरोज में कहा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारण साहित्य किस साहित्य का नाम है। तो चारण साहित्य की बात करें तो रासो साहित्य का नाम ही क्या है, दूसरा नाम क्या है, चारण साहित्य। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। आपको यहाँ पर बताना है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे दरबारी कवि, कौन थे, चंद्रवरदाई, जिनके द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई। और ये किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ जाते हैं। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव किसे कहा गया है। तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। तो विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी किसे कहा गया है, मैथिल कोकिल भी किसे कहा गया है, विद्यापति को ही कहा गया है। तो अभिनव जयदेव किसे कहा गया है, विद्यापति को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। 125वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको यहाँ पर बताना है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का जो अध्यक्ष थे वे थे बीजी खेर। इन्हें बाल गंगाधर, इनका पूरा नाम की बात करें, बाल गंगाधर खेर, इनका पूरा नाम क्या है, बीजी खेर का पूरा नाम क्या है, बाल गंगाधर खेर है। और ये क्या थे, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे बीजी खेर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त कब की गई। तो 14 सितंबर 1949 को क्या की गई, हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343(1) अनुच्छेद के तहत क्या की गई, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो एक घूंट जो प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का वास्तविक ग्रंथ, यहाँ से पूछा गया है कि वास्तविक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न
वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये क्या है, किसका है, जॉर्ज गिरिसन द्वारा हिंदी का वास्तविक ग्रंथ है। अगर हम यहाँ पर देखें इस्तवार द लाल लिटरेटिव एंडो हिंदुस्तानी, वो हिंदी साहित्य का क्या है, प्रथम ग्रंथ है। यहाँ पर पूछा गया प्रथम वास्तविक ग्रंथ। तो गारसा दासी का क्या है, इस्तवार द लाल लिटरेटिव एंडो हिंदुस्तानी। और जॉर्ज गिरिसन का क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये क्या है, इनका प्रथम वास्तविक ग्रंथ है। आप ये नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो जिसकी रचना इन्होंने 1911 में की। आगे बढ़ जाते हैं, 131वां क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स हम अब समाप्ति की ओर ये कुछ क्वेश्चन रह रही हैं, तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमारा 131वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी की बात करें, पंच परमेश्वर इनकी क्या रही है, प्रथम कहानी रही है, और जिसकी रचना इन्होंने 1916 में की। अगर हम प्रेमचंद की अन्य रचनाओं की बात करें, गबन, गोदान, ईदगाह, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, रंगभूमि, ये सभी किसकी रचना रही है, प्रेमचंद की रचना रही है। और इन्हें कथा सम्राट भी कहा गया है, और कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को ही कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा 132वां क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञानम शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि अभिज्ञानम शाकुंतलम की जो रचना रही है कालिदास द्वारा रचित, इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर कालिदास की जो अभिज्ञानम शाकुंतलम है उसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर हम इसके रचनाकार की बात करें, चंदवरदाई, इसके रचनाकार है चंदवरदाई। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है। यहाँ पर आपको बताना है कि पल्लव के रचयिता कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है, पल्लव के रचयिता है। अगर हम पल्लव रचना की बात करें, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है, मैनिफेस्टो किस रचना को कहा गया है, तो पल्लव रचना को कहा गया है। तो ये रचना किसकी है, ये सुमित्रा नंदन पंत की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। आगे देख लेते हैं, हमारा 135वां क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ है। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की। आगे बढ़ जाते हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है। तो दोहा कोश के रचनाकार है सरहपा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा। इन्होंने एक लेख लिखा था, प्रगतिवाद एक दृष्टि, जो 1942 में लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था लेख, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा प्रगतिवाद एक दृष्टि एक लेख लिखा गया था। उसमें सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। ये कथन कहा गया डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रगतिवाद काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि रहे वो कौन रहे। तो नागार्जुन क्या है, प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि को का उपनाम है। यहाँ से आपको बताना है कि आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि को का उपनाम है। यहाँ पर आपको बताना है। तो ये किसे उपनाम दिया गया है कि आदत से अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़, ये किसे कहा गया है, कबीरदास जी को कहा गया है। और कबीरदास जी को ही वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, 140वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन माने जाते हैं, विद्यापति माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें, कीर्ति पताका, ये सभी इनकी रचनाएं रही है। और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहा गया है। मैथिल कोकिल भी किसे कहा गया है, विद्यापति को ही कहा गया है। आप भी नोट करते चलेगा, अभिनव जयदेव भी नहीं कहा गया है।
आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का सबसे सर्वप्रथम जो दैनिक समाचार पत्र रहा है वो रहा है समाचार सुधा वर्षण। आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास रहा है उसका नाम क्या है? तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास रहा है वो रहा है मंगलसूत्र। आगे बढ़ जाते हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ था उसकी रचना किस भाषा में की गई? तो ये भाषा में की गई संस्कृत में। तो वाल्मीकि का जो रामायण ग्रंथ है उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा में उसकी रचना की गई। आगे बढ़ जाते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हमारा 145वां क्वेश्चन है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? आपको यहाँ पर बताना है कि किस छायावादी, पहले क्वेश्चन तो यहाँ पर बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी युग के कवि कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद से ही क्या माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद को ही माना गया है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया, तो किसके द्वारा किया गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो अगर हम यहाँ पर देखें विद्यापति की जो पदावली रही है उसकी भाषा क्या रही है? मैथिली। और विद्यापति को ही मैथिली कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी किसे कहा गया है? विद्यापति को ही। मैथिल कोकिल भी किसे कहा गया है? विद्यापति को ही कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में यानी कि 3 बड़े महाकवियों में किसे रखा है? तो सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सूरदास द्वारा साहित्य लेट सूरसागर, तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका और रामचरितमानस, जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। आप ये भी नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में हिंदी यानी कि हिंदी का समाचार पत्र रहा है उसमें खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्य देशीय भाषा कहा गया है बनारस अखबार में। आगे बढ़ जाते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी की बात करें, ये क्या है? एक महाकाव्य रहा है और किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है कामायनी। और जयशंकर प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर, ये सभी किसकी रचनाएं रही? जयशंकर प्रसाद की रचना रही है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्रांतिकारी क्या माना जाता है? इन्हें एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी उसके बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। हमने एक प्रयास किया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए, और ये संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ हम आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए थे। आपको अगर आप नेक्स्ट भी क्लास ऐसे ही चाहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की, तो आप हमें और बताइए, हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या हम व्याकरण के क्वेश्चन भी आपके लिए ऐसे ही लेकर आए वन लाइनर में ही, तो आप ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी या बुरी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।